हेलो दोस्तों, आज की इस वन शॉट वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स आपके वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट हों। टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर हम देखें तो हम उनको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपके वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट हो, उनको हम एल्केन्स कहते हैं। और आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर डबल बॉन्ड होता है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एल्कीन्स कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होने पर उनको एल्काइंस कहते हैं। उसके अलावा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं और इनको हम अरीन्स कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सबसे पहले एल्केन्स के बारे में, तो आप जैसे कि ऑलरेडी जानते हो ये सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। यहाँ पे कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और होमोलोगस सीरीज को ये फॉर्म करते हैं बाय द एडिशन ऑफ CH2 ग्रुप। इसके अलावा जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है इस तरह के कंपाउंड्स का। यहाँ पे हर एक कार्बन जो कि एल्केन फॉर्म में है उनका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 टाइप की होती है और कार्बन एटम का रेगुलर टेट्राहेड्रल शेप होता है हर एक कार्बन का, जो कि एल्केन का पार्ट है। उसके अलावा एल्केन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं। इनकी बहुत लिटिल एफिनिटी है, यानी कि ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। इस वजह से एसिड बेसिस या दूसरे रिएजेंट्स के साथ में नॉर्मल कंडीशंस पे कोई रिएक्शन शो नहीं करते। अब बात करते हैं सबसे पहले एल्केन्स के प्रिपरेशन की। तो हालांकि कई सारे मेथड्स होते हैं, बट यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे जो भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपको पता है, एल्केन्स बनाने के लिए आपको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लेकर आना है। तो ऐसे में अगर आप एल्कीन या फिर एल्काइंस को लेते हो जो कि आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो ऑब्वियसली आपको हाइड्रोजन का एडिशन करना पड़ेगा। पर सिंपली हाइड्रोजन का एडिशन करने से कुछ नहीं होता, उसके लिए हमें कोई कैटलिस्ट या कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जो कि आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स लाइक प्लैटिनम, पैराडियम और निकल प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमेशा याद रखना कि अगर आपको हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिडक्शन करना है तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हमेशा अवेलेबल होंगे। तो इस तरह से हाइड्रोजन के एडिशन के साथ में आप एल्कीन या एल्काइन को एल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें एल्काइल हैलाइड्स की, तो एल्काइल हैलाइड्स आपके आरएक्स टाइप के ग्रुप होते हैं। तो ऐसे में हम जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करते हैं और साथ में हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखना कि एल्काइल हैलाइड के लिए हम हमेशा जिंक और HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं एंड इन दैट केस आपको रेस्पेक्टिव एल्केन्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी उर्स रिएक्शन। उर्स रिएक्शन के अंदर अगर हम डिस्कस करें, थोड़ा सा आगे ये चला गया है बट कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, उर्स रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस तरह के उर्स रिएक्शन से बेसिकली आप जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उनको या इस तरह के एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये सिमेट्रिक टाइप के आपके हाइड्रोकार्बन्स को, एल्केन्स को फॉर्म करने में हेल्प करता है। ऐसे में हम सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आरएक्स के दो मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करवाते हैं। तो आरएक्स जो है ये एक सिंगल रिएक्शन है, बट ऑब्वियसली हमारे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर तो कई सारे आरएक्स के मॉलिक्यूल्स होंगे, बट वो जो आरएक्स के दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके एक्स और एक्स, जैसा कि आपको पता है हेलोजेंस हैं, वो सोडियम के साथ में NaX फॉर्म कर देंगे, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे और दोनों तरफ के अल्काइल ग्रुप्स आपस में जुड़ के एक काफी बड़ा मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम की एक एल्केन्स को फॉर्म कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे दो आपके आर ग्रुप्स हैं, तो ऐसे में आपके दोनों के दोनों जुड़कर आर आर टाइप के एल्केन को फॉर्म करेंगे। पर ये जो मेथड है ये अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन्स को बनाने में सुटेबल नहीं है। आप इनसे सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को ही फॉर्म कर सकते हो। और इसकी एक और एक लिमिटेशन ये है कि इसमें कई सारे मिक्सचर ऑफ एल्केन्स बनते हैं, यानी कि आप इससे एक प्योर कंपाउंड को फॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपकी जो रिएक्शन आती है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो यहाँ पे आप दो रिएक्शंस को देखते हो, बेसिकली ये थोड़ा सा आगे जा रहा है। ओके, फर्स्ट है आपका डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि जिसमें कि CO2 का रिमूवल हो। तो ऐसे में आप इस तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड के मेटल्स को काम में लेते हो, इनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि RCONA है तो हम इसको एल्काइल एसीटेट कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक सॉल्ट है। उसको जब हम NaOH बेसिक मीडियम में ट्रीट करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड सोडा लाइम के साथ में, तो ऐसे में जो CO2 है वो यहाँ से बाहर निकल जाती है एक बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में और ये RH बन जाता है और साथ में Na2CO3 निकलता है। तो इसी वजह से जो आपको मॉलिक्यूल यहाँ पे मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, उसके अंदर एक कार्बन कम होगा बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ Na2CO3। Na2CO3 यहाँ से बाहर निकल गया, तो एक तरीके से क्या हो रहा है, CO2 गैस बाहर निकल रही है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। एक और एक मेथड होता है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ये क्योंकि एक इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है तो आपको बेसिक मीडियम भी रिक्वायर्ड नहीं होगा।
सिंपली वाटर के प्रेजेंस में ही आप डिकार्बोक्सिलेशन करवा सकते हो। तो एक बार इसके रिएक्शन देखते हैं तब आप बहुत ईजिली समझ जाओगे। बट यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया था और फिर CO2 गैस को निकाला था। लेकिन कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में आप क्या देख रहे हो कि सिंपली आपने वाटर को ही यूज किया और वाटर की ही प्रेजेंस में जो CO2 गैस है वो यहाँ से बाहर निकल जाती है। बट यहाँ पे उस पहले केस में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ था, बट इस टाइम पे CH3 दो ग्रुप आपस में जुड़कर एक एल्केन को फॉर्म करेंगे। आई होप कि आप ये समझ गए हो। इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट एल्कीन्स को प्रिपेयर कर सकते हो। देन कमिंग ऑन टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, तो जैसे बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा तो एल्कीन्स का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होंगे बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ये सब आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है आइसोमेरिक एल्कीन्स के केस में, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। देन कमिंग ऑन टू द केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो जो सनलाइट या यूवी लाइट में डिफ्यूज जो सनलाइट है या फिर यूवी लाइट की प्रेजेंस में आप अगर हेलोजिनेशन करते हो, जैसे कि CH4 है उसमें आप Cl2 को सब्स्टिट्यूट करते हो, तो एक Cl यहाँ पे लग जाएगा और साथ में HCl रिलीज हो जाएगी। ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है और स्टेप वाइज रिएक्शन है। हर बार एक एक क्लोरीन के एडिशन के साथ में आपको फाइनली CCl4 मिलता है। तो आप देख रहे हो कि ये कैसी है, एक स्टेप वाइज रिएक्शन है जो कि फ्री रेडिकल टाइप की रिएक्शन होती है। इसका मैकेनिज्म यहाँ पे आपको दिखा रखा है, जिसमें कि आप देख रहे हो कि 3 तरह के स्टेप्स होते हैं। एक तो इनिशिएशन है, एक प्रोपगेशन है और एक टर्मिनेशन है। तो फर्स्ट इनिशिएशन स्टेप में लाइट की प्रेजेंस में होमोलिसिस होगा, क्लोरीन के 2 रेडिकल्स बनेंगे। ये क्लोरीन का रेडिकल CH4 के साथ में टकरा के CH3 रेडिकल फॉर्म करेगा। ये CH3 रेडिकल कभी ना कभी Cl2 मॉलिक्यूल के फिर से कांटेक्ट में आएगा और CH3Cl बन जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। उसके बाद में फिर जो CH3Cl है वो Cl रेडिकल के साथ में अलग अलग टाइप के रिएक्शन शो करता रहेगा, बट दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। और फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा जब Cl के दोनों रेडिकल आपस में मिल जाएंगे और Cl2 मॉलिक्यूल फॉर्म कर देंगे। CH3 आपस में CH3 यानी कि इथेन फॉर्म कर देंगे और CH3 और Cl आपस में मिलके एल्काइल क्लोराइड या फिर आप कह सकते हो मिथाइल क्लोराइड को फॉर्म करेगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन के टर्मिनेशन स्टेप्स हो गए। इनमें से कोई भी प्रोडक्ट कितनी भी मात्रा में बन सकता है, क्योंकि फ्री रेडिकल रिएक्शन में कोई मॉनिटरिंग नहीं होती, वो एक रैंडम रिएक्शन है और बहुत फास्ट रिएक्शन है। तो जो सामने आएगा रेडिकल के फॉर्म में वही आपस में जुड़ जाएंगे। द सेकेंड वन इज योर कंबशन रिएक्शन। कंबशन आपको पता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, CO2 और वाटर यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट के साथ में प्रोड्यूस होते हैं। तो जब आप लेट से मीथेन को रिएक्ट कराओगे ऑक्सीजन के साथ में तो CO2 और वाटर मिलेगा। इसका एक जनरल फॉर्मूला है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना चाहिए। इस जनरल फॉर्मूले में आप देखो CnH2n+2 को जब हम 3n+1/2 ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराते हैं तब n मोल्स ऑफ CO2 और n+1 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म होता है। ये तो हो गया आपका कंप्लीट कंबशन। बट अगर इन केस आपका कंबशन कंप्लीट नहीं होता है तो उस केस में CO2 की जगह पे आपको मिलता है कार्बन ब्लैक, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखना। उसके अलावा हम इन जो आपके एल्केन्स हैं इनका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एट अ वेरी हाई प्रेशर प्लस कोई कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, अगर आप कॉपर के साथ में ट्रीट करते हो एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर तो आपको मिल जाएगा मेथेनॉल। याद रखना कॉपर के साथ में मेथेनॉल मिलेगा, मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ में आपको मिथेनॉल मिलेगा, ठीक है। ये एक फॉर्मल्डिहाइड है, ये मिथेनॉल मिलेगा किसके साथ में, मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ में। और मैंगनीज एसीटेट के साथ में, क्योंकि एसिटिक ग्रुप है तो आप याद रखना कि आपको इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों रिएक्शंस। नेक्स्ट कमिंग टू आइसोमराइजेशन। तो आइसोमराइजेशन में ऑलरेडी आपके पास में एक एल्केन है, जब आप उसमें एनहाइड्रस AlCl3 HCl डालते हो तो आपको एक आइसोमर मिलेगा। तो क्योंकि ये तो स्ट्रेट चेन है तो आइसोमर आपको ऑब्वियसली कोई ना कोई ब्रांचिंग होगी। तो इस तरह के आपको आइसोमर्स यहाँ पे 2 मिथाइल पेंटेन या 3 मिथाइल पेंटेन टाइप के ग्रुप्स मिल जाएंगे और कोई पॉसिबिलिटी बनती भी नहीं है। देन कमिंग ऑन टू एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन का मतलब हुआ कि पहले तो आपका एल्केन लीनियर फॉर्म में है, लेकिन अब आप उसको एरोमेटाइज कर रहे हो, साइक्लिक बना रहे हो, कॉन्जुगेटेड साइक्लिक कंपाउंड बना रहे हो। तो उसके लिए आपका क्रोमियम का ऑक्साइड, वेनेडियम का ऑक्साइड या फिर मोलिब्डेनम का ऑक्साइड एट अ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर आपको बेंजीन दे देगा। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। पायरोलिसिस का मतलब होता है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट करना। तो अगर आप हेक्सेन को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो तो इस तरह से आपका मॉलिक्यूल जो है
वो टूट जाता है, कंपाउंड आपका टूट जाता है कोई भी रैंडम पोजीशन पे, तो आपको अलग-अलग एल्केन्स जैसे कि यहाँ पे हेक्सेन आप देख रहे हो, यहाँ पे आप ब्यूटीन को देख रहे हो और यहाँ पे आप प्रोपीन को देख रहे हो, इस तरह के मॉलिक्यूल्स प्लस बहुत सारे अलग-अलग छोटे-छोटे फ्रैगमेंट्स आपको मिल जाते हैं क्योंकि आपने बहुत हाई टेम्परेचर पे ट्रीट किया। एल्केन्स की कुछ कन्फर्मेशंस होती है जिसमें कि हम देखते हैं कि कार्बन-कार्बन बॉन्ड के अराउंड सिंगल कार्बन-कार्बन बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है, बिकॉज़ ये जो रोटेशन है ये बहुत ही कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पे जितनी एनर्जी अवेलेबल होती है, उतनी सफिशिएंट होती है कार्बन-कार्बन बॉन्ड के अराउंड रोटेशन के लिए। तो इस तरह से अपने आप ही रोटेशन हो जाता है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं, इनको आप आइसोलेट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो पूरे टाइम इस तरह के रैंडम रोटेशन में प्रेज़ेंट हैं। यही जो रोटेशन के बाद में आपको डिफरेंट-डिफरेंट फॉर्म्स मिलती हैं, उनको हम कन्फर्मेशंस, कन्फर्मर्स या फिर रोटामर्स कहते हैं। तो बेसिकली ये है क्या? फ्री रोटेशन अराउंड द सी-सी सिंगल बॉन्ड। कन्फर्मेशंस अगर हम ईथेन की बात करें तो आप देखते हो कि ईथेन के अंदर 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है और हर एक कार्बन पे 3-3 हाइड्रोजन्स हैं। तो बेस्ड ऑन दैट कि हाइड्रोजन्स की पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों कार्बन्स पे कहाँ-कहाँ है, हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स मिल सकते हैं। बट इसमें भी जो आपकी 2 एक्सट्रीम फॉर्म्स होती हैं, उनको पढ़ना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको हम एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस कहते हैं। एक्लिप्स कन्फर्मेशन वो होती है जिसके अंदर दोनों ही कार्बन्स पे जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है वो एक दूसरे के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट पॉसिबल स्टेट पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे के सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं। तो ऐसे में उनके बीच में जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो काफी ज्यादा होता है और स्टेबिलिटी कम हो जाती है मॉलिक्यूल की। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन वो होता है जिसमें कि कार्बन कार्बन के ऊपर प्रेजेंट दोनों हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे से जितना दूर हो सकते हैं उतनी पॉसिबल स्टेट पे प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस आपके एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन से ज्यादा स्टेबल होते हैं और यहाँ पे मिनिमम रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं, तभी ये ज्यादा स्टेबल है और लोअर एनर्जी पर है। अब इनको शो करने के लिए हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसमें कि आपने एक तो देखा सॉहर्स कन्फर्मेशन ये आपने देखा और दूसरा है आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये दोनों मैं आपको एक ही डायग्राम से दिखा देती हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये जो है ये सॉहर्स कन्फर्मेशन है ईथेन का। तो ये इस तरह से ये सॉ हॉर्स मतलब ये तो मुझे रीजन नहीं पता कि ये सॉ हॉर्स इसको क्यों कहते हैं, बट इस तरह की एक कहीं ना कहीं एक एनिमल या फिर हॉर्स जैसा आपको दिख रहा है जिसमें इसके आगे 2 पैर हैं, ये पीछे 2 पैर हैं और ये आई थिंक ये इसका सर है प्लस एक जो है उसकी टेल है। तो इस तरह से कुछ हॉर्स जैसा शायद इसका शेप है, मे बी इसी वजह से इसको सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन कहते हैं। तो अगर आप इथेन देखो इसमें 2 कार्बन होते हैं, इसको लेट्स से हमने 1 नाम दिया, इसको हमने 2 नाम दिया। तो इस पे 3 हाइड्रोजन्स, इस पे 3 हाइड्रोजन्स, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम क्या देख रहे हैं कि ये एक के पीछे एक है, यानी कि इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसको कहेंगे एक्लिप्स कन्फर्मेशन और दूसरे को हम कहेंगे स्टैगर्ड, जिसमें कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे पॉसिबल प्रेजेंट है और यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल इसी को ही रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है न्यूमैन प्रोजेक्शन, जिसमें कि हम इस तरह से गोले से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी एक कार्बन को हम अपना रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं जिसको हम आगे शो करते हैं, जो दूसरा कार्बन जो हमें दिख नहीं रहा उसको हम पीछे शो करते हैं लाइक दिस। तो ये एक्लिप्स फॉर्म हो गई और ये स्टैगर्ड फॉर्म हो गई। यहाँ पे आप ऑब्वियसली देख रहे हो कि 2 हाइड्रोजन के बीच में 60 डिग्री एंगल है, जबकि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन के बीच में 0 डिग्री एंगल है। बट एक ही कार्बन के 2 हाइड्रोजन के बीच में दोनों ही केसेस में 120 डिग्री का एंगल होगा। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज एल्कीन। एल्कीन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इनको हम ओलिफिन्स कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ ही इनके अंदर जो फॉर्मूला है वो CnH2n टाइप का है और इनका ऑयली टाइप वाज फाउंड टू फॉर्म अ ऑयली लिक्विड टाइप के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ये क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करते हैं। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है जिनमें कि कम से कम एक आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। एल्कीन्स के आइसोमर्स कौन कौन से हो सकते हैं? ज्योमेट्रिकल हो सकता है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अंदर सिस और ट्रांस फॉर्म्स आपको मिलती हैं। जैसे कि अगर सेम ही तरह के ग्रुप डबल बॉन्ड के अराउंड एक जगह पर प्रेजेंट हो, एक पोजीशन पे, एक फेस पे प्रेजेंट हो, तो हम उनको सिस आइसोमर कहेंगे और अगर ऑपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट हो तो हम उनको ट्रांस आइसोमर कहेंगे। तो आप देख रहे हो कि एक्स एक्स दोनों एक ही तरफ हैं जो कि 2 अलग अलग कार्बन पे प्रेजेंट ग्रुप्स हैं, बट यहाँ पे एक्स एक्स यानी कि 2 सेम टाइप के ग्रुप कार्बन कार्बन के दोनों ही तरफ अलग अलग फेजेस पे हैं, तो इसको हम ट्रांस आइसोमर कहेंगे। सो दीज टू टुगेदर आर बीइंग कॉल्ड एज अ ज्योमेट्रिकल आइसोमर।
देन यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आपका कंपाउंड जो है वो सिस आइसोमर होता है कि ट्रांस आइसोमर होता है, तो उसके बेसिस पे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है क्योंकि उनका अरेंजमेंट डबल बॉन्ड के अराउंड अलग अलग है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, सॉल्युबिलिटी सब कुछ इनकी अलग अलग हो सकती है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना चाहिए वो ये कि जो आपका सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन होता है ये ज्यादा पोलर है इन कंपेरिजन टू ट्रांसफॉर्म, क्योंकि जब आप डाइपोल मोमेंट निकालते हो तो ट्रांसफॉर्म का डाइपोल मोमेंट ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 हो जाता है, जबकि सिस फॉर्म का इंक्रीज हो जाता है। तो ट्रांस आइसोमर हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस फॉर्म, क्योंकि जो ट्रांस आइसोमर है वो ज्यादा सिमेट्रिकल है, तो वो ज्यादा अच्छा क्रिस्टलाइन लैटिस फॉर्म कर सकता है देन दैट ऑफ सिस फॉर्म। सो दीज टू पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनको ध्यान रखना। एल्कीन्स के प्रिपरेशन की हम बात करते हैं तो अगेन एल्काइंस को अगर रिड्यूस कर दिया जाए किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो वो एल्कीन्स को फॉर्म करेंगे, बिल्कुल पहले वाले केस की तरह जैसा कि हमने एल्केन्स में देखा था। तो हाइड्रोजन का आप एडिशन कर रहे हो, अगेन यहाँ पे आप एक कैटलिस्ट यूज करोगे जो कि है पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल, इसको हम लिंडलार्स कैटलिस्ट कहते हैं। और यहाँ पे दोनों ही हाइड्रोजन का सिस एडिशन होता है, यानी एक ही तरफ से एडिशन होगा। इसी तरह से आप एल्काइन के साथ में दूसरे दूसरे एल्काइन के साथ में भी यूज कर सकते हो। एक दूसरा आपका रिएजेंट होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तब हमें ट्रांस एल्कीन्स मिलते हैं। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ये आपको ट्रांस टाइप की फॉर्म है, जो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो रहे हैं वो ऑपोजिट स्टेट्स पे ऐड हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे दोनों सेम ही पोजिशन पे थे। आई होप आपको मेरा जो पॉइंट है वो समझ में आया होगा, यहाँ पे दोनों ही सेम फेज पे हैं बट यहाँ पे ऑपोजिट फेजेस पे प्रेजेंट हैं। सेकेंड वन इज योर एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को भी आप रिड्यूस करके आप क्या कर सकते हो, उनको एल्कीन्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे कोई रिएजेंट लेते हैं जो कि H और X को दोनों को निकाल सके तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे अल्कोहलिक KOH को काम में लिया जो कि एलिमिनेशन करता है। अब क्योंकि यहाँ पे बीटा पोजिशन से आपका हाइड्रोजन जा रहा है इसलिए हम इसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, बिकॉज दिस इज अल्फा पोजिशन, दिस इज योर बीटा कार्बन। बीटा कार्बन का हाइड्रोजन और X दोनों मिलकर निकल जाते हैं HX फॉर्म करते हुए और एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। सो दिस इज नोन एज GE हाइड्रोहेलोजिनेशन, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक हेलोजन गया और जो हाइड्रोजन गया वो बीटा पोजीशन से गया, सो दिस इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज योर विसिनल डाइहैलाइड। इसमें क्या होता है ना कि आप दो कार्बन के जो कि आसपास में बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशंस पे हैं उनके ऊपर दो हेलोजन्स प्रेजेंट होते हैं। जिंक की प्रेजेंस में, यहाँ पे जिंक नहीं लिखा है इन्होंने बट हम जैसे ये रिएक्शन देख लेते हैं, तो ये कार्बन है आपका और ये दूसरा कार्बन है, तो इन दोनों में ही क्या हो रहा है कि इनके ऊपर ब्रोमीन ब्रोमीन प्रेजेंट है जो कि एडजेसेंट पोजीशंस पे हैं। तो ऐसे में जैसे ही आप इनके अंदर जिंक का एडिशन करते हो जिंक डस्ट के फॉर्म में, जिंक मेटल के फॉर्म में, तो ZnBr2 बन के निकल जाता है और इस तरह से आपको एक डबल बॉन्ड मिल जाता है। नेक्स्ट इज आपका फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में डिहाइड्रेशन कर दिया जाए, जैसे कि एक अल्कोहल है तो डिहाइड्रेशन कैसे होगा, एक हाइड्रोजन आपका एडजेसेंट कार्बन से निकल जाए और एक OH जो आपका अल्कोहल का है वो निकल जाए, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपको एक एल्कीन मिल जाएगा। सो दिस इज अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर आपने H2SO4 के बारे में पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ये एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, यानी किसी भी कंपाउंड में अगर अल्कोहल प्रेजेंट है और साइड वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन है तो ये बहुत इजीली वहां से वाटर को कंज्यूम करके रिमूव कर देता है एंड दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, राइट। नेक्स्ट है आपकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कीन्स की, थोड़ा सा स्किप हो रहा है ये। ओके, तो एल्कीन्स की कुछ हमारे पास में केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो अगर हम हाइड्रोजन का एडिशन कर देते हैं एल्कीन के अंदर अगेन इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट, तो आपको क्या होगा, सिंपल सी बात है कि अगर हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो तो CH3 बन जाएगा, यानी कि एडिशन रिडक्शन हो जाएगा। आप इसकी जगह पे निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम कोई भी कैटलिस्ट को यूज कर सकते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो। हेलोजन का अगर आप एडिशन करते हो तो क्या होगा, जैसे डबल बॉन्ड है तो दोनों तरफ XX लग जाएगा, तो ये आपका एक तरीके से हाइड्रोजनेशन हो गया एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि जैसे आपका ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 और Br2 है, तो जो ब्रोमीन का कलर है ना वो बेसिकली डिसअपियर हो जाएगा, जो कि नॉर्मली रेडिश ऑरेंज कलर का ब्रोमीन का सोल्यूशन होता है, बट जैसे ही ब्रोमीन का एडिशन होगा तो अब वो ब्रोमीन रहा नहीं, तो इसलिए ये जो रेडिश ऑरेंज ब्राउन कलर है ये डिसअपियर हो जाएगा। सो दिस इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ये बताता है कि आपका कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। नेक्स्ट है आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो जब हम हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करते हैं तो ऑब्वियसली एक जगह पे हाइड्रोजन और दूसरे पोजीशन पे X लग जाएगा, बट अगेन यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा कहाँ पे हेलोजन लगेगा।
तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप याद रखो मार्कोनिकॉफ्स रूल को। मार्कोनिकॉफ्स रूल ये कहता है कि जो नेगेटिव एडक्ट होता है, जैसे एचबीआर के केस में हमारा नेगेटिव एडक्ट ब्रोमीन है, तो वो डबल बॉन्ड की उस पोजीशन पे लगेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम है। यानी कि ब्रोमीन का एडिशन इधर होगा, अगर ये 1 पोजीशन है तो सेकंड पोजीशन ये होगी और यहाँ पे ब्रोमीन का एडिशन होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ब्रोमीन इधर लगा है और दूसरे केस में ब्रोमीन इधर लगा है। सो दिस वन वुड बी आवर मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो यही है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको एक बार रीड आउट कर सकते हो। बट एक दूसरा इफेक्ट होता है जिसको कि हम खराश इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन कहते हैं। इसके अंदर अगर हम एडिशनली कोई भी पेरोक्साइड यूज करते हैं तो ऐसे केस में ब्रोमीन उस पोजीशन पे लगेगा जहां पे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। यानी कि जो खराश, जो मार्कोनिकॉफ्स रूल है उसका बिल्कुल ऑपोजिट ये हो गया। तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। लेकिन ये सिर्फ तब होगा अगर आपने कोई पेरोक्साइड ऑलरेडी रिएक्शन के अंदर डाल रखा है। नेक्स्ट आता है आपका एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर में हम क्या देखते हैं कि एल्केन्स एंड वाटर को, अगर जैसे वाटर है, आप नॉर्मली याद करो कि कोई भी डबल बॉन्ड है अगर उसमें एडिशन हो रहा है तो ऐसे में हमेशा मार्कोनिकॉफ्स रूल ही फॉलो होगा। कुछ कुछ यहाँ पे आपके एक्सेप्शंस हैं जिसमें कि हमने एक देखा ऑर्गेनिक पेरोक्साइड का, अदरवाइज हमेशा मार्कोनिकॉफ्स रूल ही फॉलो होता है। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में वाटर को भी ऐड करोगे तो आपका नेगेटिव एडक्ट यहाँ पे OH होगा वाटर के अंदर, तो उसका एडिशन हमेशा सेकंड नंबर के कार्बन यानी कि उस पोजीशन पे जहाँ पे कार्बन, कि जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है वहीं पर ही होगा, यानी कि मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो होगा। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी ऑक्सीडेशन की। अगर आप डबल बॉन्ड के अंदर बेयर्स रिएजेंट डालते हो जो कि आपका डाइल्यूट KMnO4 है और वाटर का एडिशन करते हो तो ऐसे में दोनों ही कार्बन पे OH ग्रुप सिस फॉर्म में ऐड हो जाते हैं। इसके मैकेनिज्म पे जाने की जरूरत नहीं है, बट दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा क्या होता है अगर हम डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स में KMnO4 का एडिशन करते हैं या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट का एडिशन करते हैं, तो अगर ये हमारा एल्कीन है और हमने KMnO4 को एसिडिक मीडियम में ऐड किया है तो ऐसे में यहाँ पे आपको एक एसिडिक ग्रुप ऐड होता हुआ दिखता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा मीडियम काफी एसिडिक है और KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए आपको यहाँ एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिली। अगर इस तरह का हमारा कोई मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, और फिर हम KNO4H+ का एडिशन करते हैं तो अगेन आप क्या दिख रहे हो, एसिड मिली। बट अगर इस तरह का हमारा कोई कंपाउंड है जिसमें कि यहाँ पे कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, सो इन दैट केस क्योंकि यहाँ पे COH बन ही नहीं सकता, अदरवाइज कार्बन आपका पेंटावेलेंट हो जाएगा, इस वजह से COH की जगह पे सिर्फ एक कार्बोनिल ग्रुप यानी कि कीटोन बना है। नेक्स्ट है आपका ओजोनोलाइसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें हम ओजोन का एडिशन करते हैं फिर जिंक की प्रेजेंस में और बाद में उसका हाइड्रेशन कर देते हैं डबल बॉन्ड का या ट्रिपल बॉन्ड का। ठीक है, नॉर्मली हम डबल बॉन्ड्स के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आपका प्रोटीन है, उसको हमने क्या किया, इसमें ओजोन का एडिशन किया। आप ये देख रहे हो ओजोन को हमने एडिशन किया तो बीच में एक ओजोनाइट टाइप की स्टेट बनती है जो कि आपकी 5 मेंबर्ड रिंग होती है, और जिंक और वाटर से जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो वो CHO और HCHO। बेसिकली हो क्या रहा है कि आप इसको यहाँ से बीच से क्लीवेज कर दो, जब आप क्लीव करोगे तो दोनों ही पोजिशन पे आप एल्डिहाइडिक ग्रुप को ऐड कर दो, तो जो भी रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वही आपके प्रोडक्ट होंगे। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे CH3 CHO बन जाएगा और यहाँ पे CH2 तो ऑलरेडी है, एक ग्रुप O और लगा दो, सो दिस वुड बी योर मीथेनॉल। बिल्कुल ऐसा ही आपको यहाँ पे भी करना है, ओजोन के साथ में रिएक्शन करा रहे हो, ओजोनोलाइसिस है तो यहाँ पे CO ग्रुप लगा दो और यहाँ पे भी CO ग्रुप लगा दो, तो आपको रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन इज योर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। इसमें आपको ऑलरेडी पता है कि आप पॉलीमराइज करते हो एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर और कैटलिस्ट को भी यूज करते हो। जैसे कि आपका इसमें आप ऑलरेडी कई सारे एग्जांपल्स जानते भी होंगे, जैसे कि पॉलीथिन होता है। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, हम एक एल्कीन को ले रहे हैं, उस एल्कीन को हमने हाई टेम्परेचर प्रेशर पे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया तो आपको एक पॉलीथीन मिल गया। जब आप पॉलीमर्स चैप्टर को पढ़ोगे तब आप वहां देखोगे कि पॉलीथीन्स भी आपकी अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे कि लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है, जिनके बारे में हम वहां पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे टाइप ऑफ कंपाउंड्स आते हैं वो है एल्काइंस। एल्काइंस के केस में क्या होता है ना कि ये आपके बेसिकली ऐसे अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो आप इसको थोड़ा सा देख लेना, ये ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इनमें जैसे इथाइन की बात करें जो कि सबसे छोटा एल्काइन ग्रुप होता है, उसको हम एसिटाइलिन भी कहते हैं और ये उसका फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला इनका CnH2n-2 होता है,
राइट। यहाँ पे कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज्ड है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर होगा, शेप लीनियर होगा। प्रिपरेशन इसके बहुत कम ही है, जिसमें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम कार्बाइड। इसमें हम क्या देखते हैं कि जब आप कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ में रिएक्ट कराते हो तो आपको C2H2 मिलता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। दिस इज द मेन रिएक्शन। बट ये कैल्शियम कार्बाइड आप बनाओगे कैसे, तो उसके लिए आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो जिससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन के साथ में रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बाइड बनाते हैं। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ में रिएक्ट करके C2H2 यानी कि एसिटाइलिन को फॉर्म करता है। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो आपका जैसे ये कार्बन कार्बन एडजेसेंट पोजीशंस पे इसमें लेट्स से कि ब्रोमीन ब्रोमीन प्रेजेंट है। जब आप उसको अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करोगे तो आपने अभी देखा था उससे क्या होता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाता है। यहाँ पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हुआ, राइट, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया, एक Br निकल गया, HBr निकल गया, तो बचा हमारे पास क्या, CH2 डबल बॉन्ड CHBr। जब आप इसको सोडामाइड के साथ में रिएक्ट कराते हो तो ऐसे में CH ट्रिपल बॉन्ड CH मिल जाता है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट कैल्शियम कार्बाइड वाली रिएक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अगेन अगर आपने आगे का चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज आप अच्छे से समझ लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है एसिडिक कैरेक्टर। अगर हम एल्काइन की बात करें तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि sp कैरेक्टर, s कैरेक्टर यहाँ पे 50% है। इस 50% s कैरेक्टर की वजह से ये मॉलिक्यूल आपका बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है और बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया है। इसको प्रूव करने के लिए अगर हम सोडियम के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये इजीली अपना H+ दे देता है, और हमें पता है कि ऐसी स्पीशीज जो कि H+ को रिलीज कर दे वो ज्यादा एसिडिक होती हैं। तो इस वजह से हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें एक इसका एसिडिक होने का प्रूफ मिल गया। एडिशन रिएक्शंस कौन कौन से शो करते हैं आपके एल्काइंस, तो एल्काइंस ऑलरेडी आपको पता है कि अगर हाइड्रोजन का एडिशन हम किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कर देते हैं तो आपको एल्कीन मिल जाएगा, और एल्कीन में फिर से एडिशन करने पे एल्केन मिल जाएगा। ये दोनों सेम वैसे ही रिएक्शंस हैं। हेलोजन का एडिशन आप कर सकते हो। अगेन यहाँ पे आप मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करोगे। सबसे पहले दोनों ब्रोमीन ब्रोमीन का एडिशन होगा, वापस से अगर आप ब्रोमीन ऐड करोगे तो फिर से आपका ब्रोमीन ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा। हाइड्रोजन हैलाइड में सॉरी बेसिकली वो ऊपर वाले केस में क्योंकि दोनों ही आपके ब्रोमीन के आइटम्स थे तो मार्कोनिकॉफ रूल की कोई बात नहीं आती है। इस हाइड्रोजन हैलाइड के एडिशन में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। तो सबसे पहले जब आपने HBr का एडिशन किया तो एक पे H एक पे Br आ जाएगा क्योंकि एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। बट अब इस केस में हमें देखना पड़ेगा मार्कोनिकॉफ रूल को। तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि हमारे पास एक नेगेटिव अडक्ट है, वो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे कि हाइड्रोजन एटम्स कम हो, यानी कि दूसरे ब्रोमीन का एडिशन भी यहीं पर होगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको जेम डाइहैलाइड मिल जाएगा। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है एडिशन ऑफ वाटर। वाटर का एडिशन अगर आप करते हो डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 के प्रेजेंस में एट हाई टेम्परेचर तो आपको मिलेगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी कि आपको इस तरह से एक अलाइलिक अल्कोहल विनाइलिक अल्कोहल मिलेगा जिसका आइसोमराइजेशन हो जाएगा, क्योंकि आप ये देख रहे हो ना डबल बॉन्ड है और OH है तो इजीली टॉटोमराइज हो सकता है, जिससे कि आपको रेस्पेक्टिव इथेनॉल यानी कि एक एल्डिहाइड मिल जाएगा। ये रिएक्शन आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन आपके दो तरह के हो सकते हैं, लीनियर और साइक्लिक। तो ये भी रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, अगर इसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है एट अ हाई टेम्परेचर तो आपको एक लीनियर एल्कीन मिल जाएगा जो कि काफी सिंपल है। बट दिस वन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, जिसमें रेड हॉट आयरन ट्यूब के प्रेजेंस में अगर आप 3 मॉलिक्यूल्स लेते हो एसिटाइलिन के यानी कि इथाइन के एट अ वेरी हाई टेम्परेचर तो आपको बेंजीन रिंग मिल जाती है। आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको जरूर याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूल एरोमेटिक एल्केन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या फिर अरेन्स के बारे में ऑलरेडी आप काफी कुछ जानते हो। इनकी अच्छी प्लीजेंट स्मेल होती है, इसी वजह से इनको एरोमेटिक कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ एक अरोमा होता है जो कि बहुत ही प्लीजेंट से स्मेल होती है, अच्छी सी स्मेल होती है। अब इसमें भी एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके बेंजीनॉइड हो सकते हैं, नॉन बेंजीनॉइड हो सकते हैं। बेंजीनॉइड वो होते हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, नॉन बेंजीनॉइड वो जिनके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं हो। बेंजीन की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, क्योंकि यही हमारा मैक्सिमम टाइम एरोमेटिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है, तो हमें बेंजीन को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेंजीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है, काफी अनसैचुरेशन होता है। 6 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं बेंजीन के अंदर जो कि सब एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर कैक्यूल ने दिया था, इस तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने बताया था। तो उन्होंने कहा था कि इसकी 2 आइसोमेरिक फॉर्म होती है,
1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स होते हैं। बट बाद में ये पता चला कि नहीं, ये दो आइसोमरिक फॉर्म्स नहीं है, एक्चुअली ये सेम ही मॉलिक्यूल है, बट यहाँ पे कंटिन्यूसली डबल बॉन्ड का रोटेशन होता रहता है कॉन्जुगेशन होने की वजह से, और इससे मॉलिक्यूल को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। तो आज के केस में हम इनको आइसोमरिक फॉर्म्स ना कहकर हम इनको सेमी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट कहते हैं, राइट। तो ये दो हाइब्रिडाइज स्टेट है हमारी बेंजीन रिंग की, और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेंजीन को ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, और बेंजीन के ऊपर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर की वजह से ही है, जबकि कैक्यूल ने ये कहा था कि ये मॉलिक्यूल्स एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, जो कि गलत है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेजोनेंस कॉन्सेप्ट ऑफ द बेंजीन। तो ये हम ऑलरेडी जानते भी हैं कि बेंजीन जो है वो रेजोनेंस शो करती है, यानी कि एक बार आप देख लो कि डबल बॉन्ड आपका इस तरफ प्रेजेंट है, जबकि दूसरी बार आप देख लो कि डबल बॉन्ड वही यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। ये अलग अलग हाइब्रिड फॉर्म्स हैं, और ये जो फाइनली आपने स्टेट दिखा रखी है इसको हम हाइब्रिड स्टेट कहते हैं, फाइनल रिजल्टेंट हाइब्रिड स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वो हो किसकी वजह से रहा है? बिकॉज ऑफ द डीलोकलाइजेशन ऑफ योर पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करते हैं ऑर्बिटल ओवरलैप की, वो किस तरह से हो रहा है बेंजीन के केस में। तो हम जानते हैं कि बेंजीन के अंदर सभी कार्बन जो हैं वो आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। यहाँ पे 6 कार्बन हैं, 6 के 6 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब कि शेप कैसा होना चाहिए? ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए। बट हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लोब देख रहे हैं, वो एक्स्ट्रा लोब उस पर्टिकुलर p ऑर्बिटल की है जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। लेट्स से कि ये कार्बन है, तो हमें पता है कि कार्बन के वैलेंस शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 3 ये हो गया, इसलिए हम कार्बन को sp2 हाइब्रिडाइज्ड कह रहे हैं। बट जो चौथा इलेक्ट्रॉन है कार्बन एटम का, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो एज इट इज अनहाइब्रिड स्टेट में प्रेजेंट है, और यही है जो कि बेसिकली पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है विद द अनदर कार्बन एटम, और इन्हीं पाई इलेक्ट्रॉन्स का बेसिकली डीलोकलाइजेशन होता रहता है लगातार। ओके, तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि सभी के सभी कार्बन एटम्स आइडेंटिकल हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड जो अभी 1 2 के बीच में प्रेजेंट है वो कुछ ही टाइम बाद में 2 3 के बीच में प्रेजेंट होगा, और इस तरह से लगातार रोटेशन चलता रहेगा। तो दो तरह की पॉसिबल ओवरलैपिंग होती है, और ये जो p ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिड फॉर्म में है वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलरली प्रेजेंट हैं। सो आई थिंक आप ये समझ चुके हो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। बेसिकली ये जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर स्टेट में, इन्हीं को ही हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड कह रहे हैं। और ये इस तरह का कॉन्जुगेशन, इस तरह का रेजोनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मॉलिक्यूल की बेंजीन की स्टेबिलिटी के लिए। देन कमिंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ इसमें पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक तभी कहलाएगा अगर वो हकर्स रूल को फॉलो करता है, यानी कि उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए फॉर बीइंग एरोमेटिक। इसके अलावा वो मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल डिस्कस करूं, लेट्स से कि ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 और एक नेगेटिव चार्ज का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रखते हो, और अगर यहाँ आपको 6 मिलता है, लेट्स से कि अगर मैं n की वैल्यू 1 रखती हूँ तो मेरे को 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है तो वो मॉलिक्यूल आपका प्लेनर एरोमेटिक हो सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि वो साइक्लिक भी हो, और प्लेनर भी हो, और कॉन्जुगेटेड भी हो। अब वो क्योंकि सारी कंडीशंस यहाँ फॉलो हो रही हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। बिल्कुल यही चारों कंडीशंस आप बाकी मॉलिक्यूल्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। देन कमिंग ऑन टू प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की प्रिपरेशन के लिए हम सबसे पहले देखते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इथाइन के आप 3 मॉलिक्यूल्स को लोगे इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, जिससे कि आपको बेंजीन मिल जाता है। उसके अलावा बिल्कुल एग्जैक्टली जो आपने पहले डिकार्बोक्सिलेशन देखा था, सेम वही चीज अगर हम यहाँ पे बेंजोइट के साथ में अगर यूज करते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड के साथ यूज करते हैं, तो भी आपको बेंजीन मिल जाती है। तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, इनको हीट किया, यहाँ से CO2 गैस निकली, मतलब CO2 गैस तो नहीं निकली, Na2CO3 के फॉर्म में CO2 जो है वो बाहर निकल गया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। तो इस तरह से बेंजीन मिल गई। इसके अलावा रिडक्शन ऑफ फिनॉल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें आप फिनॉल को लेते हो, जिंक के साथ में रिएक्ट कराते हो, जिंक ऑक्साइड बन जाता है और बेंजीन पीछे रह जाती है। तो एक तरीके से रिडक्शन हो गया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। देन हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ योर बेंजीन।
केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी? बेंजीन की। तो हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। अगर कंडीशन स्पेशल रखी जाए तो ऐसे केस में बहुत ही कम एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी ये शो करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें कि आप नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन और एसाइलेशन को देख सकते हो बेंजीन के ऊपर। नाइट्रेशन करने के लिए हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करते हैं, क्योंकि ये बेंजीन रिंग है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है बिकॉज ऑफ द डीलोकलाइजेशन ऑफ योर इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इस वजह से कंसेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के एडिशन से आपको NO2 मिलता है, NO2 प्लस फॉर्म में मिलता है। ये NO2 प्लस क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल है तो ये जाके कहाँ पे ऐड होना चाहेगा? एक ऐसी जगह पर जहाँ पर की इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा हो। दैट्स व्हाई दिस बेंजीन रिंग शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वो NO2 प्लस यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। देन कमिंग टू हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या होता है कि आप एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में Cl2 का या किसी भी X का एडिशन करते हो। ये आपका एनहाइड्रस AlCl3 एक लुईस एसिड होता है। इसके अलावा आप FeCl3, FeBr3, AlCl3 इनको एनहाइड्रस फॉर्म में काम में ले सकते हो। तो बेसिकली जो Cl में जो Cl प्लस वाला पार्ट होगा वो आपका यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही सल्फोनेशन करने के लिए आप फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या फिर ओलियम को काम में लेते हो, जिसमें कि जो HSO3 पार्ट है ये पॉजिटिव चार्ज के साथ में है, जो कि यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बेंजीन के ऊपर। क्योंकि बेंजीन आपकी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सभी कार्बन आइटम्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, इसलिए कहीं पे भी जाके एडिशन हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देन कमिंग ऑन टू फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें कि बेसिकली दो तरह के फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होते हैं, या तो आप एल्काइलेशन करोगे या फिर असाइलेशन करोगे। एल्काइलेशन के केस में आप क्या करते हो ना कि कोई एक एल्काइल हैलाइड लेते हो, जैसे कि यहाँ पे हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपका जो CH3 प्लस पार्ट है वो जाके सब्स्टिट्यूट हो जाता है इस तरह से। अगर मैंने इथाइल क्लोराइड लिया है तो CH2 प्लस पार्ट जो है वो जाके आपका ज्वाइन हो जाएगा, अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर। ये क्योंकि आपका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट अगर असाइलेशन की बात करें तो असाइलेशन के केस में क्या होगा ना कि अब आपका असाइल ग्रुप जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है या फिर इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, थोड़ा सा नीचे चला गया ये, तो यहाँ पे जैसे कि अगर नीचे चला गया, ओके हाँ, तो असाइलेशन के केस में आप क्या देखते हो, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में आपने कोई इस तरह का ग्रुप लिया जो कि एसिडिक एनहाइड्राइड है, तो ये जो CH3CO वाला पार्ट है ये आपका पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है यानी कि इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जो बाकी पार्ट है उसका क्या होगा, तो वो जो नेगेटिव पार्ट है वो बेसिकली AlCl3 के साथ में जाके जुड़ जाता है और एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। हालांकि हमें उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, वी आर मोर कंसर्न अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, जो कि जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बेंजीन के ऊपर, चाहे वो कुछ भी हो। जरूरी नहीं है कि COCH3 ही हो, यहाँ पे CO एल्काइल कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। आई होप कि आपको मेरा जो आइडिया है वो यहाँ पे समझ में आ चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर बेंजीन के अंदर हम एक्सेस ऑफ क्लोरीन को ऐड करते हैं, डार्क में, कोल्ड में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, क्योंकि हमने एक्सेस में यूज किया है तो सभी के सभी बेंजीन के ऊपर क्लोरीन के एटम्स जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। बट अगेन याद रखने वाली बात है कि हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो क्लोरीन प्लस पार्ट है वही जाके सब्स्टिट्यूट होगा। क्लोरीन नेगेटिव वाले जो पार्ट है वो बेसिकली एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में जुड़कर AlCl4 नेगेटिव बना देंगे, एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा था कि बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में या स्पेशल कंडीशंस में एडिशन रिएक्शन भी बेंजीन पे देखने को मिलता है, जैसे कि अगर आप निकल कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर और प्रेशर को यूज में लेते हो तो आप बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन कर सकते हो। एडिशन करने से डबल बॉन्ड आपके सभी के सभी गायब हो जाएंगे। हेलोजन का भी एडिशन किया जा सकता है, स्पेशल कंडीशंस यहाँ पे यूवी और हाई टेम्परेचर है, जिसमें कि सभी के सभी क्लोरीन एटम्स जाके जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड्स यहाँ से आपके गायब हो जाएंगे। इसको हम BHC कहते हैं, इसी को हम गामिक्सेन या फिर लिंडेन या 666 भी कहते हैं। BHC का मतलब हुआ बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जो कि आपको स्पेशल कंडीशंस में मिल रही है।
और लास्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब ये क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर किस तरह के ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड हैं, फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड हैं, वो ये डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो कौन सी पोजीशन पे आएगा। इसी को हम डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। जो सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हैं या बेसिकली जो फंक्शनल ग्रुप्स जुड़े हैं बेंजीन रिंग के ऊपर, वो डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट आने वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ पे जाके जुड़ेगा। तो अगर आपके फंक्शनल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं तो ऐसे केस में इनको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं और ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपके सब्स्टिट्यूएंट्स को ऐड करते हैं। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो इन पोजीशंस पे ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रोफाइल इन पोजीशंस पे ज्यादा एफिनिटी शो करता है जुड़ने की। इसके एग्जांपल्स आपके हो जाएंगे OH, NH2, NHR, NHCO, CH3, OCH3, CH3, C2H5। ये सभी के सभी आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या फिर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं जो कि बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। जबकि कुछ ग्रुप्स डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस कर देते हैं इन पोजीशंस पे। इसमें आपके एग्जांपल हो जाएंगे NO2, CN, CHO, COR, COH, COR और SO3H। तो आई होप आप ये सभी फंक्शनल ग्रुप्स को बहुत अच्छे से पहचानते हो, जिनको भी मैंने पिंक कलर से हाईलाइट किया है। ये जो ग्रुप्स हैं ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के ऊपर कम कर देते हैं। इस वजह से ऑटोमेटिकली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मेटा पोजीशन पे ज्यादा हो जाती है और इलेक्ट्रोफाइल या जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या सब्स्टिट्यूएंट है वो मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट हो जाता है, मेटा पोजीशन पे जाके जुड़ जाता है। तो इस वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है, हम एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स दो नाम देते हैं हमारे अटैच्ड फंक्शनल ग्रुप्स को। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं इसके अंदर। जितना ज्यादा आप इसका रिविजन करेंगे उतना ही ज्यादा आप इनके ऊपर कमांड पा सकेंगे। अगर फिर भी आपको कहीं लगता है कि आप किसी कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाए हैं तो सबसे पहले तो आप ये काम करना कि इस वीडियो को एक बार और देखना या उस पर्टिकुलर मिनट्स में आप देख लेना कि कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, उसको आप फिर से रिपीट करना। बट स्टिल अगर आपका कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो वेरी वेलकम यू ऑल इन दी चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, अपना डाउट लिख सकते हैं एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको जल्द से जल्द उसका रिस्पॉन्स दूँ। विद दिस आई वुड लाइक टू से अ गुड बाय टू ऑल ऑफ यू और बहुत जल्द मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में। विद दिस थैंक यू सो मच, टेक केयर।